विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि मिश्रा है। मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ और यूपी कैडर से बिलोंग करती हूँ। प्रीलिम्स 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि मई 24 को होने वाला है। इसके लिए अभी से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी एग्जाम देने की हिस्ट्री बहुत लंबी रही है और इसी लंबी हिस्ट्री को बताते हुए मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स दिए थे। फर्स्ट टाइम मेरा हुआ नहीं था एंड सेकंड एंड ऑनवर्ड्स, जो कि मेरे हमेशा 120 प्लस मार्क्स आए हैं और एक बार तो 149 पहुंच गए थे। तो ये जब मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए तो स्वाभाविक बात है कि मैंने बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स दिए, मैंने यूपीएससी के सारे एग्जाम्स दिए। तो मेरा स्टेट सर्विस में मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ था, फिर मेरा यूपीएससी में आईआरएस में हुआ और फिर मेरा फॉरेस्ट सर्विस में हुआ एंड अल्टीमेटली आई एम सर्विंग इन द फॉरेस्ट सर्विस। तो जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये सीएससी और फॉरेस्ट सर्विस के लिए कॉमन होता है। जो हायर रैंक्स के कट ऑफ होते हैं, हायर मार्क्स के कट ऑफ होते हैं, वो फॉरेस्ट सर्विस में उनको बैठने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए डील करूंगी, प्रीलिम्स में भी स्पेसिफिकली जीएस के लिए, कि कैसे आप अपने मार्क्स, अगर ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स 80-90 आ रहे हो, तो कैसे आप उसको इस समय जो आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने का समय है, आप कैसे इसको 120 प्लस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले टाइम को हम लोग देखते हैं। तो ऑलमोस्ट फरवरी में आपके पास 15 दिन बाकी है, मार्च में 30 डेज, अप्रैल में 30 डेज और आपके मई में 24 को एग्जाम है, तो 23 डेज बाकी हैं। अगर हम इसी को, इस प्लानिंग को लेके चले, तो 10 एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। जो ब्रॉड प्रिपरेशन है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए या कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए, हम उस पर डील नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसके बारे में बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको ये बात की नॉलेज ऑलरेडी होगी। हम डील करेंगे कि प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथली प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। अब आप महीने को किस हिसाब से देखेंगे, आप इसको बल्क में कभी मत देखिए। 3 महीने है आपके पास, आप इसको ब्रेक में देखिए। फरवरी में आपके पास 15 डेज हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज, नया पार्ट पढ़ना है। जो भी आपके पास पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में आप जो सोच सकते हैं कि मुझे नया पढ़ना है, आप उसको सिर्फ नया पढ़ेंगे। अभी आपको रिवीजन नहीं स्टार्ट करना है। फिर हम आते हैं मार्च में। मार्च को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 15 डेज प्लस 15 डेज। 15 डेज फर्स्ट वाले में भी आप पढ़ाई भी करेंगे और रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट 15 डेज है उसमें भी आप पढ़ाई करेंगे और रिवीजन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी बात को समझिए कि अगर हम स्टडीज जो नया पढ़ रहे हैं हम उसको एस से डिनोट करें, तो फरवरी में ओनली एस, मतलब ओनली आप नया पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम मार्च की बात करें, तो मार्च में फर्स्ट 15 डेज एंड सेकंड 15 डेज, तो आप नया भी पढ़ेंगे प्लस आप फर्स्ट टाइम का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मार्च में जो सेकंड हाफ है उसमें आप नया भी पढ़ेंगे और सेकंड टाइम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। फिर हम अप्रैल में आते हैं। अप्रैल को भी आप 2 पार्ट में देखिए, 15-15 दिन के। उसमें भी आप नया भी पढ़ेंगे अप्रैल में, जो फर्स्ट 15 डेज में नया भी पढ़ेंगे और रिवीजन पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। और आप अप्रैल पार्ट सेकंड में आप पढ़ेंगे भी नया और रिवीजन पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। हम अप्रैल तक ही इस बात को सीमित रखते हैं। हम मई में उस पार्ट को, जो हमारा मई का महीना है, 24 को आपका एग्जाम है, तो आपके पास एसेंशियली 23 दिन बचते हैं। 23 दिन को आप 7-7 के हफ्ते हफ्ते में डिवाइड करिए। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 21 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 2 दिन तो आप छोड़ दीजिए कि आपके रिमेनिंग जो 2 दिन होंगे उसमें तो आपको रिलैक्स करने का दिन होता है, कि जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ा सके कि आप कर लेंगे और इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपने ये लास्ट के 2 दिन नहीं रखे जिसमें आप कुछ ना पढ़े, रिलैक्स करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ ना पढ़ने का ये मतलब नहीं होता कि आदमी कुछ
पढ़े ही ना, लेकिन कुछ प्लान्ड नहीं पढ़ता कि ये मुझे प्लानिंग से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। जो बच गया, जो एकदम से इंपॉर्टेंट लगता है, जो लगता है कि मेरा मन कर रहा है तो वो पढ़ लेता है, अदरवाइज कूल डाउन करने के लिए होते हैं। तो मे भी आपके 7 दिन हो गए, 7 प्लस आपके 21 डेज हो गए, 7 प्लस 7 प्लस 7। इसमें आपका रिवीजन 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 प्लस वैल्यू एडिशन प्लस वैल्यू एडिशन प्लस वैल्यू एडिशन, मतलब आप उन 7 दिन में रिवीजन भी करेंगे और वैल्यू एडिशन भी करेंगे। अब इनको मैं समझाती हूँ वैल्यू एडिशन रिवीजन क्या होता है। जब हम देखते हैं, जब हम सिर्फ ये बात करते हैं इन पूरे टाइम में कि आप पढ़ेंगे कब और नया कब पढ़ेंगे और रिवीजन कब करेंगे, तो उसका भी एक टाइम टेबल होगा जो कि अभी मैं आपको A4 शीट्स के माध्यम से समझाऊंगी। और वैल्यू एडिशन क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, लेकिन आप मंथ को इसी तरीके से देखेंगे। आप इसको बल्क में कभी भी 3 महीने मत देखिए, इसको पार्ट में ब्रेक करिए। 15 डेज में आप ब्रेक करें, फिर अंत में आप 7 डेज ऑनवर्ड्स ब्रेक करें। अब हम डेली प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। तो डेली प्लान में आप अपने कोचिंग के साथ या आपकी अपनी स्टडी हैबिट्स रूटीन के साथ आप कैसे प्लान करते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। इसके लिए बहुत वीडियोस पड़े हैं और आपकी खुद की भी समझ इतनी है कि आप अपने हिसाब से प्लान करेंगे। व्हाट आई वांट टू डील इज कि आप कितने परसेंटेज ऑफ टाइम, जो भी आपका दिन का समय है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम आप किसमें डिवोट करते हैं। तो जो आपका रिमेनिंग फेब्रुअरी है, उसमें मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप 100% टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ नया पढ़ने में लगाइए। जो नया पढ़ने का मतलब ये है कि जो आपको लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी था, मैंने पढ़ा नहीं। नया पढ़ने का कुछ भी मतलब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बुक आपने शुरुआत के 5 चैप्टर पढ़ ली थी और आगे नहीं पढ़ी थी, तो आपने 6 चैप्टर से स्टार्ट किया। नया पढ़ने का ये भी मतलब हो सकता है कि आप उस बुक को फर्स्ट से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपने पढ़े थे लेकिन आपको याद नहीं है। आप जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एग्जाम के प्रति प्रायोरिटी में जो सब्जेक्ट्स हैं या जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं आपको पढ़ने हैं, तो आप उसको 100% फेब्रुअरी का रिमेनिंग टाइम आप फुल टाइम, आप 100% टाइम आप सिर्फ और सिर्फ नया पढ़ने में लगाइए। रही बात आती है मार्च में आते हैं। जब मार्च में आप 15 डेज के पार्टीशन करेंगे, तो उसमें 70% ऑफ दिन का आप अपना टाइम लगाइए नया पढ़ने में। क्या पढ़ना है वो हम आगे डील करेंगे, लेकिन 70% ऑफ द टाइम आप नया पढ़ने में लगाइए। जब आप नया पढ़ते हैं तो आपका कोर्स आप खींच पाते हैं, बहुत तेजी से उसको कवर करते हैं। लेकिन दिन का 30% ऑफ द टाइम इस चीज में भी लगाइए कि आप उसको रिवाइज करना शुरू करिए, जो आपने पहले पढ़ा था। क्योंकि आपके ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन है हमारी। जो भी एवरेज बच्चा है मेरे जैसा जो इस बात को सुन रहा है, वो ये सब बातें जब इतनी स्पीड में पढ़ रहा होगा तो स्वाभाविक बात है कि वो पिछला भूल जा रहा है। तो आप इसको रिवीजन में, आप रिवीजन का भी एक शेड्यूल बनाइए। सिर्फ नया पढ़ने का शेड्यूल नहीं होता, रिवीजन का भी शेड्यूल है। और दिन का 30% टाइम आप रिवीजन में दीजिए। आप अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में आप 30% ऑफ टाइम अपने को नया पढ़ने को दीजिए, क्योंकि अब आप नया बहुत सारा पढ़ चुके होंगे। आपने फेब्रुअरी पढ़ा, आप पहले भी पढ़ रहे थे, फेब्रुअरी में भी पढ़ा, मार्च में भी पढ़ा। तो नया पढ़ने का स्वाभाविक बात है, धीरे धीरे कंटेंट कम हो रहा है। तो 30% ऑफ द टाइम आई वुड सजेस्ट आप दीजिए फॉर द रीडिंग ऑफ न्यू मटेरियल, और 70% टाइम आप दीजिए फॉर रिवीजन, क्योंकि अब आपके पास रिवीजन का बल्क बढ़ता जा रहा है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। और उसके बाद हम मई में आते हैं। मई में आपका ऑलमोस्ट 90% जो टाइम है आपका रिवीजन में जाएगा, और जो 10% ऑफ द टाइम है वो वैल्यू एडिशन में जाएगा। वैल्यू एडिशन से ही हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो बहुत रेडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर कितने पढ़े, कितने घंटे पढ़े, उसके कैसे नोट्स बनाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए न्यूज़पेपर आप एक पढ़िए। आपको अचानक से ही पीएचडी नहीं कर लेनी है। जो मार्केट में बहुत सारे आइडियाज एंड थॉट्स चलते हैं, अगर आप प्रीलिम्स से फोकस्ड हैं, आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए, मोर देन एनफ होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मल्टीपल प्रतियोगिता दर्पण या इंडिया टुडे, आउटलुक और बहुत सारी कुरुक्षेत्र योजना, इन टाइप की जो मैगजीन्स आती हैं, वो वैल्यू एडिशन तो है, पर आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। आपको उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो जितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है वो कोचिंग वाले अपने मटेरियल में दे देते हैं। तो पहले आप न्यूज़पेपर एक पढ़िए, दिन में आप 2 घंटे लगाइए न्यूज़पेपर में, 1 घंटे पढ़िए उसको, और 1 घंटे यूट्यूब पे कोई भी आपका जो भी ऐसा क्रिएटर हो, जो भी टीचर हो, जो उसकी एनालिसिस डालता है, उसको सुन लीजिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको, अगर आप बहुत ज्ञानी है, 3-4 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, तो आपको पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट के खिलाड़ी हैं, तो आपको यही नहीं अंदाजा लगता है कि इंपॉर्टेंट क्या है। आप हर चीज को इंपॉर्टेंट मान के पढ़ते रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं, तो आपको एक न्यूज का आगे पीछे बैकग्राउंड भी समझ में आता है, उसका करंट अफेयर्स और एग्जाम का लिंकेज भी समझ में आता है,
और ये भी पता चलता है कि हमें किस बात पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूज़पेपर में थर्ड पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम नोट्स बनाएँ या नहीं बनाएँ, तो माय सजेशन वुड बी मत बनाओ। क्योंकि आप बनाते हैं, आप उसको आपने कहीं लिखा, फिर आपने वो डायरी चेंज कर दी, कॉपी चेंज कर दी, कभी वो कहीं और पड़ा रह गया, उसकी कंटिन्यूएशन की न्यूज़ आई तो आपने कहीं और लिख दी। यदि आप ये सोचें कि मैं इसकी कंटिन्यूएशन की न्यूज़ को वहीं जाके पेज में उसी में लिखूँगा, या मैं यही चीज़ लैपटॉप में बनाऊँ और बढ़िया से वही पेज खोलूँगा और उसी में जाके लिखूँगा, इतना डॉक्यूमेंटेशन, इतना क्लेरिकल वर्क करने में आपको इतना समय खर्च हो जाएगा कि फिर उस बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और उस बात को आप जाके रिवाइज करेंगे, यही सेम काम करंट अफेयर्स की बुकलेट कोचिंग बना के दे रही है, तो ये काम नहीं करना है। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर का करना क्या है, पढ़ के तो हम भूल जाएंगे। इसीलिए पढ़ो, न्यूज़पेपर में ही पेन से मार्क कर लो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एरो एरो अलग अलग कलर से बना लो, जैसे लगता हो फोन में फोटो ले लो, फोन में ही फोल्डर्स बनाओ, जो फोटो ले लिए, रिवाइज री रिवाइज इनके फोल्डर्स बनाते जाओ। जब भी खाली बैठो, हफ्ते में खाली बैठो, 2-4 दिन में खाली बैठो, रैंडम फोन स्क्रॉल करने की जगह वो फोटोज देख लो। जैसे ही फोटो बिना ड्राइंग बनाए फोटो लोगे, तब तो इतना कंटेंट न्यूज़पेपर के उस फोटो के उसमें आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है वो पता नहीं चलेगा। उसको हाईलाइट कर दोगे तो बस फोटो देगा कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ लिया। लगा आपको कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं भूल जाऊंगा, फिर से मुझे रिवाइज करना, तो आप रिवाइज वाली कैटेगरी में डाल दो कि इसको बाद में देखेंगे। आपको लगता है कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो अब मुझे याद रह ही जाना है, 2 बार देख लिया, डिलीट कर दो। फिर कभी आना समय पे रिवाइज्ड वाले फोल्डर को देखना कि इसमें फिर आपको ऐसा होगा कि बार बार आप देख रहे हैं ना, तो चीजें आपको जैसे वो 10 फोटो 5 रह जाएंगी, 5 फोटो 2 रह जाएंगी, उस तरह आप हटाते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, एलिमिनेट होता जाएगा। फोल्डर्स फोन में ही बनाइए, फोटो लीजिए और उसको डिलीट करते चलिए रिवाइज करके। इतना समय मत खर्च करिए कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाइए। अब इससे हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि न्यूज़पेपर के लिए तो चलो ये हो गया, इंटरनेट बेस्ड पढ़ाई कितनी करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों का थिंकिंग ये हो गई है कि आजकल सब चीज इंटरनेट पे ही है, तो इंटरनेट पे ही पढ़ लो। तो जब हम फुली इंटरनेट पे फोकस्ड हो जाते हैं, सारा वेबसाइट और यूट्यूब बेस्ड पढ़ने लग जाते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल आप बहुत कंट्रोल वाले बच्चे हैं, तो अदरवाइज रैंडम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबकी रील्स और बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है, आप प्रिपरेशन मोड में है, आप साधु वाले जोन में, आप सैक्रिफाइस वाले जोन में, और कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग आ रहा होता है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये नेचुरल ह्यूमन सेल्फ होता है कि आदमी रैंडम चीजें स्क्रॉल करने लग जाता है, क्योंकि पढ़ेगा 1 मिनट और टाइम खराब करेगा 10 मिनट। तो 100% आप ऑनलाइन पढ़ाई पे रिलाई मत करिए। सेकंड पॉइंट, लेकिन आप क्या, दूसरा एक थिंकिंग आती है कि नहीं हमें इंटरनेट से पढ़ना ही नहीं है, तो अगर आप ये वीक थिंकिंग के हैं तो ये भी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हर दिन यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स हर दिन अपडेट होता है, हर दिन नया मटेरियल आता है। आप कब तक दुकानों के चक्कर काटेंगे और प्रिंटेड मटेरियल लेके आएंगे? आपको डेली बेसिस पे आपको अपडेट होना आसान होता है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है, डेली रात में आप कुछ वेबसाइट्स फॉलो कर लीजिए जो आपको 5 क्वेश्चंस की क्विज डेली कराती हैं। कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिए जो जैसे नए करंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर जो क्विज वाले डालते हैं 5 क्वेश्चंस वाले, या प्लेसेस इन न्यूज़ डालते हैं, इस टाइप के छोटे-छोटे उनको उनकी वीडियोस होती हैं। 1x या 1.5x पे रात में 2 घंटे लगा के देखो, समझो, पढ़ो, उनको फॉलो करो, है ना? और कोशिश यही करो कि ये काम रात में करो, क्योंकि दिन में अगर आपने किसी भी टाइम पे फ़ोन उठाया तो आप टाइम वेस्ट के उसमें ज़ोन में आ जाते हैं। जब आप रात में स्टार्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी थके होते हैं, ब्रेन थक चुका होता है, लेकिन लेट के ये चीज़ पढ़ने से ज़ीरो से तो बहुत अच्छा आप पढ़ लेते हैं, और ये क्योंकि इंटरैक्टिव मीडिया फॉर्मेट है, फ़ोन पे पढ़ना। तो आपको याद ज्यादा रहता है। आपको एग्जाम में ये मैटर करता है कि वो टाइमलाइन में वो बताया गया था, उस टीचर ने ये बताया था, आपको हल्का सा भी याद आ जाए तो आपको तो ऑप्शन तो आपके 4 सामने ही है ना, आपको तो उसमें से मार्क कर फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़ी आ रहा है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह से नंबर ऑफ कंटेंट्स देखें जिससे आप एलिमिनेट बहुत बेहतरीन कर पाए। अब इन सब से एक हमारा सवाल आता है, जो कि ये सवाल आता है कि हम ये सब तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो करंट अफेयर्स पढ़ें कैसे? तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए देखिए, आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, ये सारे काम आप कर रहे हैं। न्यूज़पेपर आप दिन में पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स और यूट्यूब आप रात में देख ले रहे हैं। कोई भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी आपको कंटेंट आपको लगता है सही डिलीवर कर रहे हैं, उनकी करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़िए। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि हम मंथली बुकलेट पढ़ें या हम एंड में जो पीटी 365 टाइप की आती है वो पढ़ें। तो देखिए, मंथली मैं आपको इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स भी पढ़ रहे हैं और आप ऑलरेडी क्विजेस कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट।
आप पीटी 365 जब अंत में आए तो उसको ढंग से पढ़िए, एक बार नहीं 4 बार पढ़िए। जब आप इस तरह से करेंगे कोई 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो आपका बहुत सारा अच्छा प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का हो जाता है। उसके नेक्स्ट एक हमारा पॉइंट आता है कि ये सब तो कंटेंट मार्केट में है। अब हम इसकी जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम सोचे तो हम क्या प्लान करें? किन चीज़ पे फोकस करें, किन चीज़ पे नहीं? तो मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स बताऊँगी जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। बाकी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हैं। पॉलिटी में जो मेरा सजेशन रहेगा, देखिए मेन पॉलिटी का एक बुक का पार्ट होता है, बीच का, लक्ष्मीकांत का बीच का पार्ट है, वो सब बच्चा बहुत सिंसियरली पढ़ता है। स्टार्टिंग का पार्ट जिसकी इंटेग्रिटी के क्या आइडियाज हैं, या एंडिंग का पार्ट की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इसमें कितने मेंबर्स हैं या क्या है, वो हम मिस कर देते हैं। तो इस समय यूपीएससी उस पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है, तो आप वो पढ़िए। ज्योग्राफी को करंट अफेयर से रिलेट करिए, और यूट्यूब में जो टीचर्स हैं जो आपको बताते हैं प्लेसेस न्यूज, या उस जगह को जो न्यूज में आई है उसके अगल बगल आपकी क्या ज्योग्राफिकल चीजें हैं उसको बताते हैं। या केबीसी नैनो के, या और भी तरह के बहुत सारे मल्टीपल मैपिंग एक्सरसाइजेस आती हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह एनवायरमेंट की जो एक बेसिक बुक आप कोई भी पढ़ें वो इंपॉर्टेंट होती है, चाहे शंकर चाहे पीएमएफ, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें, उसी से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप एनसीईआरटी से या अन्य माध्यम से आप पढ़ते हैं, अन्य बुक जो आपको रिकमेंडेड है आप उससे पढ़ते हैं, लेकिन इसको करंट अफेयर्स से इसको भी रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हैं 1857 के पहले वाला भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी आनी चाहिए, आजकल एग्जाम में आ रही है, और 1947 के बाद भी आपको फोकस करना है स्पेक्ट्रम में, उसको पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट या अरिहंत की कोई भी गाइड बुक से आप उसमें कंटेंट पढ़िए, और वन लाइनर आपको आंसर्स पता होने चाहिए कल्चर से रिलेट करते हुए। एंशिएंट हिस्ट्री में भी कल्चर से रिलेट करके लूसेंट को भी पढ़िए, एनसीईआरटी साथ में पढ़िए। लेकिन हिस्ट्री का डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में अक्सर सवाल ऐसे आते हैं जो कि आपकी टाइमलाइन से सॉर्ट हो जाते हैं। टाइमलाइंस का मेरा मतलब है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पढ़े बहुत सारे एजुकेटर्स के द्वारा कि ये टाइमलाइन है, इस समय ये रूलर आया था, ये हुआ था, ये चेंजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ये चेंजेस आए थे, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी थी। तो वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको एक टाइमलाइन याद होती है। तो बहुत सारे बार ये हिस्ट्री में अपने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको आता नहीं है, पर आपने ये टाइमलाइंस बहुत बार देखी होती है, तो आपको ये समझ में आता है कि ये इधर तो नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेट कर जाते हो, 1 एंड 2 इज करेक्ट, 2 एंड 3 इज करेक्ट, तो आपको ये क्लियर होता है कि 2 वाला तो किसी तरह नहीं हो सकता, तो आपके कम से कम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है। अब हम 7th पॉइंट पे आते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज। बहुत बार स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि टेस्ट सीरीज हमको सेंटर पे जाके देनी चाहिए या अलग से देनी चाहिए, और कितनी देनी चाहिए। देखिए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस होता है। एक, आप सेंटर पे जाने के देने वाली टेस्ट सीरीज, आप एक छोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आपको लगे। उसका फायदा ये होता है, चाहे आप फिजिकली जाएं, चाहे आप उनके टाइम लिमिट के हिसाब से घर पे बैठ के करें, उसका फायदा क्या होता है कि आपको एग्जाम टाइप के माहौल की आदत पड़ती है, आपके ब्रेन को वो प्रेशर सिचुएशन झेलने की हैबिट पड़ जाती है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर आप वो टेस्ट सीरीज दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह गए कोई भी कोचिंग सेंटर में, आपने टेस्ट सीरीज दी और उसके बाद भूल गए, है ना। अनलेस अनटली आपकी उसमें फर्स्ट या सेकंड रैंक आ रही है, आप देख ही नहीं रहे कि रैंक तो आती नहीं है, पीछे आती है, हम तो देखने। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप टेस्ट सीरीज देने गए हैं, एट द सेम टाइम जब आप टेस्ट पेपर दे के आए तो सॉल्यूशंस वहां से टेस्ट सीरीज से कलेक्ट करके आइए और सॉल्यूशंस पढ़िए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप सिर्फ टेस्ट देने के लिए और वो माहौल को कॉपी करने के लिए नहीं दे रहे हैं। आप उस टेस्ट के लिए तो दे रहे हैं, उस एनवायरमेंट को कॉपी करने के लिए दे रहे हैं, पर अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप उससे कुछ सीखे। तो जब तक आप सॉल्यूशंस नहीं पढ़ के उसको रिवाइज करेंगे, तब तक आपका फायदा नहीं होगा। तो सॉल्यूशंस को भी अपनी किताब बुक की तरह रखना, एक टेक्स्ट बुक की तरह मानिए हर हर एक सॉल्यूशन को, अगर वो अच्छे से लिखा गया है। और रही बात की एक टेस्ट सीरीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी रहती है, वो आप घर पे करिए, है ना। आप बाहर किसी भी आपको जो बढ़िया लगता है उसकी करिए, लेकिन उसका मेरा पर्सनल उसका फायदा मैं ये महसूस करती हूँ कि उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट होते हैं। आपको कोई भी और कोचिंग के अगर बहुत इलैबोरेट हो, आप उसके कर लीजिए, लेकिन कोई 2 टेस्ट कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, क्योंकि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपस में वैसे भी कॉम्पीट करके आपको कंसाइज दे रहे हैं। तो कोई भी एक कोचिंग सेंटर का पूरे के पूरा टेस्ट सीरीज लगाओ। 1 से 40 अगर टेस्ट पेपर है तो 1 से 40 लगाइए। ये मत करिए
कि 10 मैंने इस टेस्ट कोचिंग के लगा लिए, 10 उसके, 10 उसके, तो आपको कभी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल नहीं पाई। आपको कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो आपको आपको लग रहा है कि इसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लग रहे हैं और आप इसमें जो है पूरी की पूरी फिर टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने में एक और बात ध्यान रखनी है कि टेस्ट पेपर जो आपका है, वो आपका सिर्फ टेस्ट पेपर नहीं है, वो आप एज अ बुकलेट यूज करेंगे, एज अ बुक कंसीडर करेंगे हमारे आगे के प्लान में, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो टेस्ट सीरीज अच्छा अब देते कैसे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, हम घर में बैठे हैं, हम टेस्ट पेपर देने का तरीका क्या रखें। तो एक हैबिट डेवलप करिए कि 40 मिनट से 1 घंटे में आपको टेस्ट पेपर देने की हैबिट होनी चाहिए। वो क्यों होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप 40 घंटे में सॉरी आप 40 मिनट में आप अपना टेस्ट पेपर दीजिए। टेस्ट पेपर आप 40 मिनट में जैसे ही देते हैं उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद हो सकता है आप एकदम से घर में आप थक गए हो, परेशान हो गए हो, आप ब्रेक लेने गए, आप घर में हाथ मुंह धो के चाय पानी पी के वापस बैठिए, लेकिन विद इन 20 मिनट, 15 to 20 मिनट वापस बैठ जाइए उसके सॉल्यूशंस पढ़ने। डरिए मत, उसके सॉल्यूशन 20 से 25 पेज के होंगे, उसमें हर एक सॉल्यूशन में इतना बड़ा बड़ा कंटेंट लिखा होगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि आपने टेस्ट पेपर देना ही सीखा, इम्पोर्टेंट ये है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप उसका सोल्यूशन पढ़ रहे हो कि नहीं। उससे फायदा क्या होता है, अगर आपने ये सोचा कि मैं अभी नहीं, मैं शाम को पढ़ूंगी, कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप ये सोचेंगे मैं आज नहीं, मैं कल सारे सोल्यूशन पढ़ लूंगी, कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप ये भी सोच लो कि कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा कोचिंग होके आता हूँ फिर मैं पढ़ लूंगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे। ट्रस्ट मी, सोल्यूशंस पढ़ना एक बहुत ही टायरिंग और बहुत ही थकान भरा काम होता है और बिल्कुल मन नहीं करता, किसी को भी ये वर्थ इट नहीं लगता, पर ये बहुत वैल्यू एडिशन करता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके बदले एक आंसर जब आप पढ़ते हो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन की आपको नॉलेज मिल जाती है। और जब आप तुरंत का तुरंत पढ़ते हो तो एक तो आप पढ़ ले जाओगे, आपको टाइम भी कम लगता है, एट द सेम टाइम आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसको तुरंत तुरंत आप देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुरंत उसको 40 मिनट में सॉल्व करो, 20 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद आपको मिनिमम 3 घंटा लगेगा क्वेश्चन जो सोल्यूशन पेपर है पढ़ने में। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो उसको पढ़िए और उसको इंस्टेंटली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट डिलीवर हो जाएगा कि अगर आपने इंस्टेंटली रिवाइज नहीं किया 15-20 मिनट में तो आपको याद भी नहीं रहना है। उसको रिवाइज करके इसको भी आप एक टेक्स्ट बुक की तरह मानेंगे। तो आपके अगर 40 टेस्ट पेपर्स हैं तो वो 40 छोटी-छोटी पढ़ने की बुकलेट है, जो कि आपके रिवीजन के शेड्यूल में आगे आनी चाहिए, जिसको हम डील करेंगे। अब हम आते हैं 8th नंबर का पॉइंट, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है कि इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे, इतना कुछ पढ़ेंगे तो हम भूल जाएँगे। तो हम भूल जाएँगे तो हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? मेरा एक सजेशन है कि हमेशा कोई लिख के प्लान करिए, है ना? और लिख के डायरी में प्लान करिए, हर दिन आप पन्ने पलटते नहीं रह जाएँगे, डायरी बंद रहेगी, आप भी भूल जाओगे, सब भूल जाएँगे। A4 शीट्स बनाइए हर सब्जेक्ट की अलग-अलग। A4 शीट्स जब आप बनाते हैं तो उसमें जैसे सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी लिखा है, तो एक साइड के कॉलम में आप लिखना शुरू, उसमें आप कॉलम्स बना दीजिए। कॉलम में आप लिखना स्टार्ट करिए कि आपको क्या पढ़ना है। कौन-कौन सा 1 नंबर पे मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, 2nd नंबर पे ये पढ़ना चाहता हूँ, 3rd नंबर पे ये पढ़ना चाहती हूँ, कुछ भी लिखिए। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी क्लास 6 लिखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी बल्क में लिख दिया। एनसीईआरटी क्लास 6, एनसीईआरटी क्लास 7, एनसीईआरटी क्लास 8, इस तरीके से लिखिए। कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आपको लगता है कि यार ये तो पढ़नी चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई हैव नॉट रेड एंड आई वांट टू रीड, उनको भी आप नंबर वाइज लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। कुछ ऐसी भी चीज हो सकती है, आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल लग सकता है कि ये तो मैथ्स की बुक है, इसको लिख दूं, या ये रिवर्स की डिस्कशन की बुक है, इसको लिख दूं। कुछ ऐसा भी लग सकता है आपको जो बहुत फैंसी हो, वो भी लिख दीजिए। इसी तरीके से आप अपने A4 बनाइए, उसमें जो आपको लगता है कि अगर आप एक आइडियल स्टेट में एग्जाम देने जाते तो आप क्या-क्या पढ़ के जाते, वो लिख दीजिए। उसके बगल में एक कॉलम बनाइए रेड, कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। नेक्स्ट कॉलम रिवाइज पार्ट 1, रिवाइज पार्ट 2, रिवाइज पार्ट 3। उससे क्या होगा, इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट को भी लिखिए। इसी तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर्स को भी लिखिए। फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कोचिंग का टेस्ट पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो उसको 1, 2, 3, 4 पूरा टाइम 40 तक लिखिए। आपने सॉल्व किया है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन पढ़ा है कि नहीं, उसको रिवाइज किया है कि नहीं, उसको फिर से रिवाइज किया है कि नहीं, उसको फिर से रिवाइज किया है कि नहीं। क्योंकि रिवीजन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप पूरा वर्ड टू वर्ड रिवाइज करो। रिवीजन धीरे-धीरे वर्टिकल होने लगता है। एग्जाम आपका जो है इस मल्टीपल रिवीजन इसलिए मांगता है, आपको लग रहा हो कि ये बात मजाक है, हम 4-5 बार रिवाइज क्यों करें? पर एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ चीजें जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा जल्दी भूल रहे हो। तो उसको अगर हम बार-बार रिवाइज करते रहते हैं, नजरों के सामने से गुजर जाता है, तो जब वो क्वेश्चन आता है
आप एलिमिनेट कर पाते हो। आपको एग्जाम में सही आंसर मार्क करने से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि आपको वो आंसर आता था या नहीं आता था। तो आप गेम को समझ के गेम की तरह खेलिए। आप उसको दिल पे मत लगाइए कि जब तक मैं तो पूरा रिवाइज नहीं कर लूंगी या पूरा रट ही नहीं लूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। तो वो कर ही नहीं पाओगे तो कभी जा ही नहीं पाओगे, और जाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। तो ऐसा नहीं करना लाइफ में, है ना? तो हमें इस तरह से, जब मैंने शुरुआत में जब बताया था कि आप स्टडी नया पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, नया पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, तो इसमें जो जो भी आप रिवाइज करते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे, जब आपको समझ में आए आप उसको टिक करते जाइए। उससे क्या होता है, छोटी छोटी खुशियां मिलती है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सैड हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, छोटा छोटा जो टिक मारते हैं ना, रिवाइज हो गया, ये तो मैंने रिवाइज कर लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया, उससे आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। कोई आपको ये बताने वाला होता है कि आपकी फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो आपने 10 पन्ने की बुकलेट भी आपने पढ़ी हो तो भी आप टिक मारोगे, चाहे 300 पन्ने की बुकलेट भी पढ़ी हो तो भी आप टिक मारोगे। टिक तो दिख रहा है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दीवार पे चिपका दो। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट, जो हमारा मोस्ट पॉइंट है कि एग्जाम में जब जाए तो पेपर देने की स्ट्रेटेजी क्या हो। तो देखिए, अभी तक आपने पेपर देने की प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको समझाया, 40 मिनट में कर ली है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 घंटे होते हैं। शुरुआत के 40 मिनट्स, क्योंकि आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है, जब आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है तो आप लगातार जब आप पेपर देने जाएँगे तो आप 40 मिनट्स में आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर ले जाएँगे। क्वेश्चन पेपर करने का मतलब है, कुछ क्वेश्चन्स तो आपको देखते ही आ जाएँगे, आपको सही पता ही है, तो आपने उसको मार्क भी कर लिया और उसके सामने बड़ा-सा टिक लगा दिया कि अब इसको रिविज़िट नहीं करना, मुझे सब आता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मुझे आ ही नहीं सकता। उसको आप बड़ा-सा क्रॉस कर दीजिए साइड में कि ये तो बहुत कठिन हो गया, है ना? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इसमें फँस जाएँगे कि जिसपे आप गोला बना देंगे कि 2 तो एलिमिनेट होगा, लेकिन 2 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन 40 मिनट में ऐसा हो जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, तो इससे ये आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन में होता है या आपको याद आ जाता है, तो आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। आप कभी उस स्थिति में नहीं आएँगे कि अरे वो तो आसान पार्ट था, मेरा मिस हो गया। लेकिन क्योंकि आपने हैबिट डेवलप कर ली है। नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सर्कल्स, वो क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल था, आप नेक्स्ट 30 मिनट्स उनको सॉल्व करने में लगाइए। जिसमें भी आप 2 तक एलिमिनेट कर ले जाते हैं, उसको सॉल्व करके एक ऑप्शन टिक करके मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आप अपना 20 मिनट लगाइए उस चीज में जो आपने क्वेश्चंस क्रॉस कर रखे हैं। क्रॉस करने का मतलब, जो आपको लग रहा था ब्रह्मांड में आपको आ ही नहीं सकते, अब आप मान के चलिए आपको उसके 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरी साइकिल पे जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग को याद आ चुकी हैं, बहुत आप इतनी बार क्वेश्चन पेपर देख चुके हो कि आपके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है रिस्क लेने का, आप काफी उसमें मार्क कर ले जाएंगे। 1.5 घंटा आपका बीत चुका है। अगले 20 मिनट्स में आप अपने सर्कल्स को फिल करिए, बहुत ध्यान से भरिए कि जो है उसी के सामने आपने भरा है। उसके बाद भी आपके पास 10 मिनट रह जाएंगे। उस 10 मिनट में आप ये देखिए कि यदि आपने क्वेश्चन 90 से कम आपने मार्क करे हैं, तो आपके सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। आप इस बात पे मत जाइए कि नई कैडर पॉलिसी आई है या नया नोटिफिकेशन आया है, नए रूल्स आए हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। वो यूपीएससी के आशिकों वाला काम मत करिए कि हम इस पे जो है चाय पे चर्चा करते रहते हैं, वो मत करिए। आप बस और बस एक ही काम करिए कि उसको आप रिमेनिंग 10 मिनट में जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे ब्लाइंड भी मारना पड़ जाए तो 90 प्लस क्वेश्चंस करने के लिए कर लीजिए, और उसके बाद आपका पेपर सॉल्व हो। और लास्टली हम इस बात पे फोकस करेंगे कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, कोई भी बहुत ह्यूमंगस प्लान्स मत बनाइए। इसीलिए आपको टुकड़े-टुकड़े का मैंने आपको शेड्यूल बनाया है महीने वाइज। गिलोटिन क्लोजर्स करना सीखिए। मतलब अगर आपने शेड्यूल बनाया था कि मुझे अब अभी तक इतना रिवाइज करना था, ये बुक रिवाइज करनी, जितनी रिवाइज हो जाए उसको रिवाइज्ड मान लो। जितना आपको पढ़ना था, अगर आपने एक बार में पढ़ना था, आपने पढ़ लिया, उसको टिक मार लो, उसको पढ़ लो। क्यों? क्योंकि अगर आप गिलोटिन क्लोजर करेंगे तो छोटी-छोटी आपको खुशियाँ मिलेंगी, छोटा-छोटा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगर यही सोच लिए कि हम एंड टू एंड ऑफ द किताब सारा कुछ कंप्लीट ही पढ़ लेंगे एक बार में, तो एक के बाद एक के बाद एक सेट, या तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो एक के बाद एक सेटबैक्स आएगा, तो फिर आपका मॉरल डाउन हो जाता है। दूसरा, कोई बहुत ह्यूमंगस प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो शेड्यूल बनाए दिन का, उसमें प्लान्ड टाइम वेस्ट जरूर रखिए। और चाहे आप दिन का जो बना रहे हैं और जो हफ्ते का बना रहे हैं, अगर आपने उसमें शेड्यूल्ड टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं इस समय, फॉर एग्जांपल, मैं इस आधे घंटे ये टाइम खराब करूंगी, या मैं पूरे हफ्ते में ये हाफ ऑफ द डे जब मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर आपने वो शेड्यूल टाइम वेस्ट नहीं किया तो आपका ब्रेन अपने आप ऑटो ब्रेक ले लेता है, और जब ऑटो ब्रेक लेता है तो वापस लाने में
गिल्ट भी होता है और कठिन भी होता है। तो आप शेड्यूल टाइम वेस्ट कर देंगे ना, तो आपका दिमाग ऑलरेडी शेड्यूल हो जाता है साइकोलॉजिकली कि अब मुझे ये काम करना था या ये मुझे एन्जॉय करना था, ये मैं उस टाइम पे कर लूँगी। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक जो मुझे लास्ट चीज़ कहनी है कि आप अपने आप को फ़ील करिए कभी, क्योंकि ये प्रिपरेशन जब होती है तो आप स्वभावतः बहुत अटेम्प्ट्स भी जैसे बीतते हैं या आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप निराश हो जाते हैं, हर दिन परेशान रहते हैं, खुद से खुद हर मिनट लड़ते रहते हैं कि ये कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, परेशान होते रहते हैं। इस केस में रोज़ रात में जब भी समय मिले, अपने मन में अपने आप को राजा या रानी महसूस करो, ठीक है? रात में टहलो, इमेजिन करो आँख बंद करके 5 मिनट कि आप ही के सर पे वो ताज रखा हुआ है। जब आपको ये पता कॉन्फिडेंस होता है ना या ये पता होता है कि आप ही को करना है और आप ही कर सकते हैं, तो आप कर भी लेते हैं। रोज़ क्योंकि हर मिनट तो आप पूरे दिन में ये कर रहे हो कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। आप उठते इसी डिप्रेशन के साथ है कि मैं तो लेट हो गई उठने में। आप सोते इसी डिप्रेशन के साथ हैं कि आज इतना पढ़ना था, टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ नहीं पाए। तो थोड़ा दिन का 5 मिनट खुद को इस महसूस करने में दो कि आप कर सकते हो और आप ही से होगा। उस आँख बंद करके घूमोगे ना, टहलोगे तो अच्छा फ़ील होगा और एग्ज़ाम आने वाला है। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, सी यू लेटर।